हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एनएमटीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, प्रीवियस जो क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पाचन जो क्रिया थी उस पाचन के बारे में बताया था। मुख्य गुहा में पाचन वो समझा दिया मैंने, आमाशय में पाचन वो भी बता दिया मैंने, इसके अलावा छोटी आंत में पाचन वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा पचित भोजन का अवशोषण, यानी कि भोजन का पाचन हो गया। एंटेरोसाइट जो सेल्स हैं वो अनेक पाचक एंजाइम का स्रावण करती हैं जो कि भोजन का पाचन करती है। इससे सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कर देता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को गैलेक्टोज में बदल देता है, ग्लूकोज भी बनेगा साथ में। अल्फा डेक्सिटेज जो एंजाइम है वो अल्फा डेक्स्ट्रीन को आपका ग्लूकोज में बदल देता है। इस तरह से संपूर्ण पाचन जो हो गया। इसके बाद में अवशोषण की बात करें तो अवशोषण, अब भोजन का पाचन हो गया तो अब वो कहां जाएगा बेटा? आपका ग्रहणी से क्षुद्रांत में चला आएगा, इलियम पार्ट। सबसे पहले अवशोषण की डेफिनेशन के बारे में बताएं तो मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपकी उपकला कोशिकाओं द्वारा अचित भोजन का रक्त एवं लसिका में स्थानांतरण अवशोषण कहलाता है। अवशोषण की क्रिया छोटी आंत के क्षुद्रांत अर्थात इलियम भाग में होती है। कुछ औषधियां हैं जिसका अवशोषण मुख्य गुहा में कर लिया जाता है। कुछ अल्कोहल हैं, इसके अलावा कुछ और भी मेडिसिन हैं जिनका अवशोषण आमाशय में कर लिया जाता है। छोटी आंत का जो क्षुद्रांत पार्ट है उसकी औषधि के बारे में जब पढ़ते हैं हम तो यहाँ पर अनेक कैनकरन फलन है, माइक्रोबिलाई है, बिलाई है, ये पाए जाते हैं जो कि पचित भोजन के लिए अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि अवशोषण की जो क्रिया है वह दो प्रकार से होती है, सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण और दूसरा है आपका निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण की बात करें हम तो पचित भोजन के अणुओं का रक्त एवं लसिका में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करना या स्थानांतरण सक्रिय अवशोषण कहलाता है। निष्क्रिय अवशोषण की अगर हम बात करें तो पचित भोजन के अणुओं का निष्क्रिय अवशोषण के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, तो आपका यहाँ ये हो जाएगा बेटा कि बेटा पचित भोजन के अणुओं का रक्त एवं लसिका में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण विधि के द्वारा होगा तो स्थानांतरण आपका निष्क्रिय अवशोषण कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण की बात कर रहे थे हम। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, इसके बाद इसको सक्रिय अवशोषण के द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाता है, कहां? रक्त और लसिका। इसके बाद वसा के पाचन की अगर अवशोषण की बात करें हम तो बेटा वसा का अवशोषण ये मैंने बता दिया आपको कि जो वसा का अवशोषण है ये वसा का अवशोषण आपका वसा का जो अवशोषण है ये वसीय अम्ल और विसरण के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है। इसके अवशोषण में जो पित्त है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के साथ में जब पित्त मिल जाएगा तो एक विशिष्ट संरचना का निर्माण होता है। उस विशिष्ट संरचना को हम मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिसेल कहते हैं। ये जो मिसेल है ये बसलीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिली हुई संरचना होती है जिसके अणु 3 से 6 म्यूएम व्यास के होते हैं। ये जब मिसेल माइक्रोबिलाई के संपर्क में आती है तो इस मिसेल से वसा निकलकर माइक्रोबिलाई की कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाती है
अब मिसेल से जब वसा निकल गई तो क्या बच गया? पित्त बच गया। ये पित्त वापस से मिसेल की संरचना बनाने के लिए यानी कि स्वतंत्र होता है। जब ये वसा कोशिका के अंदर अंतःप्रदव्य जालिका में प्रवेश कर जाती है तो चारों ओर से इसको प्रोटीन घेर लेती है। अब इसको हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? काइलोमाइक्रोन कहते हैं। काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस बहिर्गमन की क्रिया के दौरान कोशिका से बाहर निकलकर लसिका केशिका से होते हुए लसिका तंत्र में पहुंच जाते हैं, जहां लाइपेज एंजाइम के द्वारा इसको वापस से बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं बेटा कि वसा का जो अवशोषण है वो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा और भी ऐसे हैं जैसे विटामिन हैं, जल खनिज लवण हैं, इनका जो अवशोषण है, इनका जो अवशोषण है वह अवशोषण जो बृहदांत्र है, बड़े आंत का जो कॉलम पार्ट है वहां पर इनका अवशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपका स्वांगीकरण। देखो बेटा, अब भोजन का अवशोषण भी कर लिया, रक्त में भोजन आ गया जो हमने खाया हुआ। अब इसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है जो कि एटीपी के रूप में संचित होती है। तो इस क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। भोजन का पाचन हुआ, अवशोषण भी हो गया। अवशोषण के बाद में इस भोजन का जो भोज्य है इसका ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है जो कि एटीपी के रूप में संचित होती है। इस क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। अब खाद्य पदार्थों से जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में यानी कि हमें प्राप्त होती है। ये जो है इसका संचय खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा जो है इसका संचय ग्लाइकोजन के रूप में एवं वसा के रूप में किया जाता है और लीवर द्वारा इन पदार्थों से ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सभी का संश्लेषण कर लिया जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक है बेटा बहिर्गमन। अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण भी हो गया, लेकिन अपचित भोजन तो बचा। तो उस अपचित भोजन को शरीर से उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकालने की क्रिया बहिर्गमन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? बहिर्गमन कहलाती है। भोजन का अपचित जो भाग है वो बृहदांत कॉलोन में, कॉलोन से मलाशय में आ जाता है। लेकिन बृहदांत में ही सहजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहां अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सेलुलोज का पाचन अपघटन कर देते हैं, जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बड़ी आंत का जो बृहदांत पार्ट है उसके अंदर इसका यानी कि जल का अवशोषण भी कर लिया जाता है। अब शेष क्या बच गया बेटा? यानी कि मल बच गया। उसको कहां भेज दिया जाएगा? यानी कि मलाशय में भेज दिया जाता है। अब जो मल है उसका रंग हल्का पीला होता है। पीला क्यों होगा? क्योंकि बिलीरुबिन वर्णक के कारण, बिलीरुबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण मल का रंग हल्का पीला होता है। लगभग 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा 1 या 2 बार मल त्यागने की क्रिया होती है। ये आपका क्या होगा बेटा? बहिर्गमन। अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, बाहर उत्सर्जित करने की क्रिया बहिर्गमन कहलाती है। अब अपचित भोजन बृहदांत में आ जाएगा, जहां सहजीवी बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसमें सेलुलोज का पाचन अपघटन कर देते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। शेष जो जल है उसका भी अवशोषण कर लिया जाएगा। अब शेष जो मल है उसको मलाशय में भेज दिया जाता है, जहां गुदा द्वार से इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब मल का पीला जो रंग है वो बिलीरुबिन वर्णक के द्वारा होता है।
लगभग 24 घंटे में एक व्यक्ति के द्वारा एक या दो बार मल त्यागने की क्रिया होती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका मल उत्सर्जन की क्रियाविधि। मल उत्सर्जन की क्रियाविधि देखिए, बड़ी आंत से जो बृहदांत्र है, बृहदांत्र से मल कहां जाएगा बेटा? रेक्टम में चला जाएगा, अर्थात मलाशय में चला जाता है। यहां मलाशय की भित्ति के द्वारा मल पर एक दाब लगता है। क्या लगता है? दाब। रेक्टम की भित्ति के द्वारा मल पर एक दाब लगता है, जिससे गुदा की अवरोधनी खुल जाती है और इस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसका नियंत्रण तंत्र का तंत्र द्वारा होता है। मल का जो उत्सर्जन है, इसकी क्रिया का नियंत्रण जो कंट्रोल है, वो तंत्र का तंत्र के द्वारा होता है। यह एक प्रतिवर्ती अनुक्रिया, प्रतिवर्ती एक अनुक्रिया होती है। जब मल पर यानी कि मलाशय की जो भित्ति पर, ये मलाशय है, इस मलाशय की भित्ति पर जब मल के द्वारा 20 Hg प्रति mm 20 mm प्रति Hg, सॉरी थोड़ा अंदर लिख दिया, 20 mm प्रति Hg जब दाब लगेगा, यानी कि मलाशय पर जब मल के द्वारा 20 mm प्रति Hg दाब लगता है, तो उत्सर्जन की क्रिया के संकेत मिल जाते हैं और व्यक्ति लगभग 24 घंटे में एक या दो बार उत्सर्जन की क्रिया करता है। इस तरह से बेटा आपका यह अवशोषण भी हो गया, स्वांगीकरण भी हो गया, बहिर्गमन भी हो गया और मल उत्सर्जन की क्रियाविधि भी हो गई। तो मैंने अब जहां तक आपको छोड़ा था वहां से आगे आपको लिखना है, इसलिए आप अपने नोटबुक उठाएं और लिखने का काम करें। नोटबुक उठाएं बेटा, लिखें आप। मैं आपको लिखा रहा था बेटा एंटेरोसाइट कोशिकाओं से श्रावक पाचक एंजाइमों की पाचन में भूमिका, ये मैंने आपको लिखा दिया था। तो यहाँ के बाद में आपको सीधा लिखना है सुक्रोज एंजाइम कौन सा होगा बेटा? सुक्रेज। इसमें बदल देगा बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एंटेरोसाइट्स द्वारा स्रावित पाचक एंजाइमों की पाचन में भूमिका, ये मैं लिखा रहा था और मैंने भाषा लिखा दी, और भाषा लिखाने के बाद में ये आपको लिखना है। ठीक है बेटा, इसका pH 8.5 होता है। इसके बाद माल्टोज, माल्टेज एंजाइम, pH 8.5। ठीक है बेटा, ग्लूकोज ग्लूकोज में तोड़ देगा इसको, ये साथ के साथ लेते। लैक्टोज शर्करा, एंजाइम वही बेटा लैक्टेज, इसको गैलेक्टोज में तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तोड़ दिया बेटा, pH भी 8.5 है इसका भी। अल्फा डेक्स्ट्रीन, अल्फा डेक्स्ट्रीन को अल्फा डेक्स्ट्रीनेज,
बेटा 8.5 है इसका भी। अल्फा डेक्स्ट्रीन को अल्फा डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है बेटा, ग्लूकोज में बदल दिया। इसके बाद में बेटा पॉलीपेप्टाइड जो है एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम है, इसको डाइपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में तोड़ देगा। पहले यहां तक लिख लीजिए फिर आगे लिखाऊंगा। ये लिख लीजिए पहले, इसके बाद में फिर मैं आगे लिखाऊंगा आपको, फटाफट लिखो। इसके बाद बेटा पॉलीपेप्टाइड अमीनो पेप्टाइडेज पीएच वही 8.5 डाइपेप्टाइड प्लस अमीनो अम्ल में तोड़ देगा, डाइपेप्टाइड प्लस अमीनो अम्ल में तोड़ देगा बेटा। इसके बाद में डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज एंजाइम हो गया पीएच 8.5 डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज एंजाइम अमीनो अम्ल में तोड़ देगा बेटा। इसके अलावा जो पाइसीकृत वसा है ट्राइग्लिसराइड, कोष्टक में लिखते हैं पाइसीकृत वसा, लाइपेज एंजाइम लाइपेज एंजाइम इसको बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बसीय अम्ल और मोनोग्लिसरॉल में बदल देगा। ग्लिसरॉल मोनोग्लिसरॉल एक ही बात। पीएच वही 8.5। अब भोजन का कंप्लीट पाचन हो गया बेटा, यहां तक लिख लीजिए यहां तक। पॉलीपेप्टाइड अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम इसको डाइपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में तोड़ देगा, डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज एंजाइम अमीनो अम्ल में तोड़ देगा। ट्राइग्लिसराइड जो कि पाइसीकृत वसा है इसको लाइपेज एंजाइम बसीय अम्ल और मोनोग्लिसरॉल में बदल देता है। अब आप हेडिंग लिखिए पचित भोजन का अवशोषण। इसके बाद हेडिंग लिखिए, इनको लिखने के बाद में पचित भोजन का अवशोषण। इसके बाद में लिखिए बेटा पचित भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण इसमें लिखिए बेटा आंत की
आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से अपचित भोजन को आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से पचित भोजन को रक्त एवं लसिका में स्थानांतरण आंत की उपकला कोशिका के माध्यम से पचित भोजन को रक्त एवं लसिका में स्थानांतरण अवशोषण कहलाता है। अवशोषण कहलाता है। अधिकांश पचित भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत या इलियम, इंग्लिश में इलियम कहते हैं, क्षुद्रांत या इलियम, क्षुद्रांत या इलियम में होता है। अधिकांश पचित भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत या इलियम में होता है। डैश करके लिखिए बेटा। कुछ औषधियों का अवशोषण मुख गुहा में भी हो जाता है। कुछ औषधियों का अवशोषण मुख गुहा में भी हो जाता है। डैश करके लिखेंगे बेटा। वसा में घुलनशील, नेक्स्ट लाइन से डैश कर लिखो। वसा में घुलनशील पदार्थ जैसे अल्कोहल, और औषधियां आमाशय में अवशोषित हो जाती हैं। वसा में घुलनशील पदार्थ जैसे अल्कोहल एवं औषधियां आमाशय में अवशोषित हो जाती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा। छोटी आंत के क्षुद्रांत में काफी संख्या में किंकरण बलन, बिलाई, रसांकुर कहते हैं हिंदी में, रसांकुर एवं सूक्ष्मांकुर माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं। जिससे आंत का अवशोषण अवशोषणकारी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा। भोजन का अवशोषण, नेक्स्ट लाइन से लिखो।
भोजन का अवशोषण अंतिम रूप से भोजन का अवशोषण अंतिम रूप से ग्लूकोज अमीनो अम्ल, बसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसरॉल के रूप में होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, अवशोषण की क्रियाविधि सक्रिय एवं निष्क्रिय अवशोषण के रूप में संपन्न होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, निष्क्रिय अवशोषण विसरण के रूप में होता है। निष्क्रिय अवशोषण विसरण के रूप में होता है। स्टार बना के लिखो बेटा, स्टार बना के लिखो। जब पचित भोजन के अणुओं का रक्त एवं लसिका में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जब पचित भोजन के अणुओं का स्थानांतरण रक्त एवं लसिका में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, तो इसे सक्रिय अवशोषण कहते हैं। जैसे ग्लूकोज एवं अमीनो अम्ल का अवशोषण ग्लूकोज एवं अमीनो अम्ल का अवशोषण। नेक्स्ट स्टार बना के लिखिए, जब पचित भोजन के अणुओं का स्थानांतरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब पचित भोजन के अणुओं का स्थानांतरण उच्च सांद्रता से
निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा होता है, तो इसे निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। तो इसे निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। जैसे बसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसरॉइड का अवशोषण, जैसे बसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसरॉइड का अवशोषण। हेडिंग लिखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण। हेडिंग लिखो, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण। लिखिए आप, विभिन्न एंजाइम की सहायता से जटिल पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि में बदल दिया जाता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण मोनोसैकेराइड के रूप में सक्रिय अवशोषण के द्वारा होता है। हेडिंग लिखिए बेटा, वसा का अवशोषण। हेडिंग लिखो बेटा, वसा का अवशोषण। वसा का अवशोषण बसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसरॉइड के रूप में होता है। जिसका स्थानांतरण विसरण द्वारा लसिका में होता है। लसिका में होता है। वसा के अवशोषण में पित्त
वसा के अवशोषण में पित्त, वसा के अवशोषण में पित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा टेस्ट करके। बसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसराइड के साथ, बसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसराइड के साथ पित्त के मिलने से, बसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसराइड के साथ में पित्त के मिलने से एक विशिष्ट संरचना का निर्माण होता है, एक विशिष्ट संरचना का निर्माण होता है जिसे मिसाइल कहते हैं, जिसे मिसाइल कहते हैं, जो कि कायम में घुलनशील होती है, जो कि कायम में घुलनशील होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, प्रत्येक मिसाइल वसा एवं प्रत्येक मिसाइल वसा एवं प्रत्येक मिसाइल वसा एवं पित्त लवणों, वसा एवं पित्त लवणों से निर्मित छोटी बेलनाकार गोलिकाएं होती हैं, जिनका व्यास 3 से 6 म्यूएम होता है, जिनका व्यास 3 से 6 म्यूएम होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपकी कोई भी समस्या है, ये टॉपिकों में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं या मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ तक आप कंप्लीट नोट्स बनाएं, साथ के साथ याद भी करते चलें। धन्यवाद।